हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। आज हम लोग क्लास 11th का एक और पोएम पढ़ेंगे जिस पोएम का नाम है विलेज सॉन्ग और जिसने लिखा है सरोजिनी नायडू ने चलिए, हर बार की तरह हम पहले सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू, जिसका जन्म 1879 यानी कि सरोजिनी नायडू वाज बोर्न इन 1879, 1879 में उनका जन्म हुआ एंड डाइड इन 1950, 1950 में इनकी मृत्यु हुई। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला, भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है। वाज ए पोएट, एक कवि थी। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थी। फाइटर फॉर वोमेन्स राइट, यानी कि औरतों के हक की, औरतों के अधिकार के लिए योद्धा थी, यानी कि औरतों के अधिकार के लिए लड़ती थी। औरतों को जो हक मिलना चाहिए उसके लिए ये मुद्दे उठाती थी, है ना। तो ये औरतों के अधिकार की क्या थी? योद्धा थी। और नेशन बिल्डर, एक राष्ट्र निर्माता भी थी। हर 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम, इनकी कविताओं की 3 संग्रह है, जिसमें द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो इन्होंने 1905 में लिखा, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में लिखा एंड द ब्रोकन विंग 1912 में इन्हें भी लिखा। यानी कि इनकी जो है वो 3 कविताएं हैं, कविताओं की संग्रह है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। वेयर रिसीव्ड वार्मली अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में कह रही है कि वेयर रिसीव्ड वार्मली, बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही उत्साह के साथ इन तीनों कविताओं को दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, रिसीव्ड किया गया, है ना। सब लोगों ने इनकी कविताओं की बहुत सराहना की, जिस तरह से सरोजिनी नायडू ने कविताओं को लिखा। कमेंटिंग ऑन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम, कह रहे इनकी जो पहली कविताओं का संग्रह है उन पर कमेंट आया। पहली कविता कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इस पर क्या है? कमेंट आया। किनका कमेंट आया? तो द टाइम्स रोड, जो टाइम्स एक अखबार है, द टाइम्स एक अखबार है, वो अखबार लिखते हैं कि हर पोएट्री सीम्स, इनकी जो कविताएं होती है वो प्रतीत होती है, सीम्स का मतलब प्रतीत होना, टू सिंग इट सेल्फ, कि ये खुद के लिए लिखती हैं, ये खुद के लिए गाती हैं। एज, जैसा कि इफ हर स्विफ्ट थाउट, जो ये स्विफ्ट का मतलब तेजी होता है, जो ये तीव्रता से, तीव्र से जो वो सोचती है, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इनकी जो मजबूत भावनाएं हैं, स्प्रिंग इनटू लिरिक्स ऑफ देमसेल्फ, वो ये पद में पिरो देती हैं, लिख देती हैं। क्या कह रही है? क्या कह रहा है? द टाइम्स क्या लिख रहा है कि इनकी जो कविताएं होती है, इनकी जो पोएट्री होती है, ऐसी प्रतीत होती है मानो ये खुद के लिए लिखती है, और ये जो भी चीज़ें सोचती है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो इनकी सोच हो, उसको ये अपनी कविताओं में पिरो देती हैं, अपने लिरिक्स में, अपने पद में क्या करती हैं? डाल देती हैं। द ग्लासगो हेराल्ड ऑब्जर्व्ड, एक द ग्लासगो हेराल्ड जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, और ये बात बोलते हैं, ये लिखते हैं कि द पिक्चर ऑफ द ईस्ट, इनकी जो कविताएं होती हैं, उनकी जो तस्वीर होती है, उनमें जो तस्वीर होती है, तस्वीर कहने करते कि इनकी कविता, आप जब भी कोई कविता पढ़ते हैं या जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो उसको आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, उसमें घुस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि द ग्लासगो हेराल्ड कहते हैं कि द पिक्चर आर ऑफ द ईस्ट इट इज ट्रू, ये जो भी चीज़ें लिखती है, ये जो भी चीज़ें कहती है, उनकी जो तस्वीर होती है, उनकी जो कविताएं होती हैं, वो बिल्कुल ये सत्य है कि वो पूरब की होती है। पूरब का अर्थ है कि हम लोग जो है वो पूरब की ओर है, जो एशिया है वो पूरब की ओर कहा जाता है, और जो यूरोप है उसको पश्चिम की तरफ कहा जाता है ना।
तो द पिक्चर आर ऑफ द ईस्ट इट इज ट्रू, वो कहते हैं कि ये सत्य है कि ये जो कहती हैं, ये जो बोलती हैं वो पूरब की बातें होती है, बट लेकिन देयर इज समथिंग फंडामेंटली ह्यूमन, कह रहे हैं लेकिन मौलिक रूप से मानवीय। फंडामेंटली ह्यूमन का मतलब होता है लेकिन वहाँ की जो मौलिक रूप से मानवीय होती है, इन देम डेट सीम टू प्रिवेंट द बेस्ट सॉन्ग नॉन नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। क्या कह रहे हैं कि द पिक्चर आर ऑफ द ईस्ट इट इज ट्रू, ये सत्य है कि ये इनकी जो कविताएं होती है वो पूरब की होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि इनकी कविताओं में फंडामेंटली ह्यूमन यानी कि मौलिक रूप से मानव के बारे में कुछ न कुछ होता है, और देम दैट सीम्स टू प्रूफ, और ये इससे साबित होता है कि जो बेस्ट सॉन्ग रहता है, जो अच्छे सॉन्ग होते हैं, नॉन नोज नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ना तो वो पूरब के नाम से जाने जाते हैं ना ही वो पश्चिम के नाम से जाने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी गाना हो, जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में ही बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं कि पूरे दुनिया में उन्हें वर्ल्ड वाइड उन्हें सुना जाता है, लोग सुनते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लिरिक्स होते हैं। तो उसी तरह कोकिला जी जो सरोजिनी नायडू है ना, वो जब कोई गाना लिखती हैं तो वो कह रहे हैं कि वो चाहे पश्चिम के लोग हों चाहे पूरब के लोग हों, पूरे एंजॉय के साथ सुनते हैं, और अच्छा सॉन्ग, अच्छा जो गीत होता है ना, वो पूरब और पश्चिम के नाम से नहीं जाना जाता बल्कि अच्छा अच्छे के लिए जाना जाता है। इम्प्रेस्ड विथ हर सेकेंड वॉल्यूम विथ ए ग्रेयर म्यूजिक, एक ग्रेयर म्यूजिक है, एक ग्रेयर म्यूजिक है इनके दूसरी कविताओं के संग्रह से। दूसरे कविताओं की संग्रह कौन थी? दूसरी कविताओं की संग्रह इनकी कौन थी? द बर्ड ऑफ द टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम है ना। तो कह रहे कि इनकी जो दूसरी कविताओं की संग्रह था, इससे इम्प्रेस्ड होकर, प्रभावित होकर एक ग्रेयर म्यूजिक, वो जो है वो ग्रेयर म्यूजिक के द यॉर्कशायर पोस्ट रिमार्क्ड, द यॉर्कशायर एक पोस्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं कि मिसेस नायडू हैज नॉट ओनली इनरिच्ड आवर लैंग्वेज, ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मिसेस नायडू, ये जो मिसेस नायडू है वो केवल ना ही हमारे भाषा को, इनरिच्ड का मतलब धनी है ना, हमारी भाषा को धनी बनाया, बट बल्कि हैज इनेबल्ड हर टू ग्रो इनटू इंटीमेट रिलेशन विद द स्पिरिट, बल्कि वो आत्माओं के साथ आंतरिक क्लोज घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा दिया। देखिए जो यॉर्कशायर है वो पोस्ट करते हैं कि मिसेस नायडू ने इंग्लिश में या किसी भी चीज़, इंग्लिश में जो कविताएं लिखी वो सिर्फ इनकी भाषा को धनी नहीं बनाया, बल्कि इनके बीच जो आत्मा का रिलेशन है, जो अंतरात्मा का रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है, उनको भी चमक धमक और बढ़ावा दी। द इमोशन, इनकी जो भावनाएं होती है, द माइटिसिज्म, जो रहस्यवाद होते हैं, एंड द ग्लैमर ऑफ ईस्ट, और पूरब यानी इंडिया यानी एशिया है ना, इंडिया की जो आकर्षण होती है, इन सब के साथ इनको क्या किया? जोड़ा। द प्रेजेंट पोएम, जो हम लोग अभी की कविता पढ़ने वाले हैं, विलेज सॉन्ग, इज एन अवोवल ऑफ द पोएट्स फर्म फेथ। इसमें ये पोएम हम लोग पढ़ने वाले विलेज सॉन्ग कह रहे, यह एक घोषणा है। क्या है? यह एक कवि की घोषणा पत्र है जिसमें वो दृढ़, फेथ का मतलब विश्वास और फर्म का मतलब दृढ़ होता है, निश्चय होता है ना, इन गॉड, वो अपने गॉड के प्रति जो उनका विश्वास है उसको वो दिखाती है, प्रदर्शित करती है। सरोजिनी नायडू एक्सप्रेस हर इन मोस्ट फेयर, कह रहे सरोजिनी नायडू जो है ना वो व्यक्त करती है हर इन मोस्ट फेयर, जो उनके अंदर डर है, आंतरिक डर है, उनको वो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, एंड प्रेज टू गॉड, और ईश्वर से प्रार्थना करती है, दुआ करती है, टू गाइड हर थ्रू डार्कनेस, कि अंधेरे से हमें क्या करे? बचाए, हमें रास्ता दिखाए। ये थी सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बातें। अब इनकी लिखी हुई कविताएं हम पढ़ेंगे, द विलेज है ना, विलेज सॉन्ग, और उसको हम लोग देखते हैं कि कितनी अच्छी पोएम है। हम लोग इसको पहले समझते हैं। यहाँ एक लड़की है, वो लड़की किसी सुनसान जंगल में अकेली पानी भरने गई हुई है, और लौटते लौटते उस लड़की को अंधेरा हो जाता है, और जिस वजह से वो डर रही होती है, तो जो हमारी
सरोजिनी नायडू जी हैं जो भारत की कोकिला हैं, उन्होंने अपने शब्दों से बहुत ही अच्छे तरीके से पोएम में पिरोया है। आज हम उनकी कलाकारी, उनकी पोएम को पढ़ते हैं, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग, गांव का गीत, है ना। कह रहे हैं कि फूल आर माई पीचर्स एंड फार टू कैरी। पीचर्स का मतलब घड़ा होता है। कह रहे हैं कि मेरे घड़े भरे हुए हैं। क्या है? फूल आर माई पीचर्स, मेरे घड़े भरे हुए हैं। किन चीज़ों से? पानी से, है ना। मेरे घड़े भरे हुए हैं। एंड फार टू कैरी, और इसे ढोकर मुझे दूर ले जाना है। मेरे घड़े भरे हुए हैं और मुझे इसे कहाँ ले जाना है? ढोकर दूर ले जाना है। लोन का मतलब अकेला, एलोन से लोन बना, एल या सुनसान। तो लोन इज द वे एंड लॉन्ग, और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सुनसान और लंबे हैं। क्या कह रही हैं? मेरे घड़े भरे हुए हैं और इसे ढोकर दूर ले जाना है। रास्ते जो हैं वो बिल्कुल सुनसान हैं और रास्ते जो हैं वो लंबे भी हैं। वाई, क्यों? ओ वाई वाज आई टेम्प्टेड टू टैरी। टेम्प्टेड टू टैरी का मतलब होता है रुकने का मोह। क्या होता है? रुकने का मोह। तो खुद को बोल रही है वो लड़की, वाई, क्यों? ओ वाई, ओ क्यों? वाज आई टेम्प्टेड टू टैरी, मैं क्यों रुकने के मोह में थी, यानी मैं क्यों रुक गई थी, मैं इतनी रात क्यों कर दी, मैंने देर क्यों कर दी। लियोर्ड बाई द बोट्समैन सॉन्ग। क्या कहते हैं? लियोर्ड बाई द बोट मीन्स सॉन्ग। बोट मीन्स कहते हैं नाविक को, और लियोर्ड का मतलब होता है मोहित, मोहने वाला। तो कह रही है, फिर कह रही है कि नाविक के एक गीत ने मुझे मोह लिया, उसके द्वारा मुझे मोहा गया, तो मैं वहाँ रुक गई। यानी कहने का मतलब है, ये लड़की जब देर हो रहा है तो वो खुद से सवाल कर रही है कि मैंने इतनी देर क्यों की, आखिर मैं क्यों रुक गई। तो फिर वो कह रही है कि वहाँ पर कोई नाविक था, कोई नाव चलाने वाला था, वो गीत गा रहा था, और उसकी गीत को सुनने के लिए इसने देर कर दी। तो वही कह रहा है, लियोर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, यानी कि नाविक की जो गीत थी उनके द्वारा मुझे मोह लिया गया और इसलिए मुझे देर हो गई, इसलिए मैं रुक गई। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। शैडोज का मतलब होता है छाया, परछाई, है ना। तो कह रही तेजी से रात के जो अंधेरे हैं, रात की जो परछाई है वो गिर रही है, घेर रही है। क्योंकि शाम होने वाला है और शाम हो रहा है। जब शाम होने लगता है ना, और शाम से फिर जब रात होने लगता है तो अंधेरा बहुत तेजी से घेरने लगता है। तो कह रहा है तीव्रता से, तेजी से जो रात की परछाई है, अंधेरे हैं, वो गिर रहे हैं, घेर रहे हैं। हियर, सुनो, ओ हियर, ओ सुनो, इज द वाइट क्रेन कॉलिंग। क्या मुझे सफेद सारस बुला रहा है? क्रेन, वाइट क्रेन सफेद सारस को कहते हैं। कह रहे क्या मुझे सफेद सारस पुकार रहा है, बुला रहा है। इज इट द वाइल्ड ऑल्स क्राई। ऐसा तो नहीं है कि क्या वो जंगली उल्लू रो रहा है? क्या जंगली उल्लू रो रहा है? खुद से ही कह रही है कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे सफेद क्रेन बुला रहा है या फिर वो जंगली उल्लू रो रहा है। आगे कहती है, देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। यहाँ तो कोई चांदनी रात भी नहीं है जो मुझे रास्ता दिखाए। देयर आर नो टेंडर, टेंडर का मतलब होता है हमदर्द, नाजुक। तो कह रहा है कि देयर आर नो टेंडर मून बीम्स, आज तो चांदनी रात भी नहीं है जो मुझे रास्ते में प्रकाश दिखाए। यहाँ तो कोई हमदर्द भी नहीं है जो मुझे प्रकाश दिखाए। यानी कि वो जो दिन था, वो जो रात होने वाली थी, वो अंधेरी रात थी, है ना। और अंधेरी रात में तो चांद होता नहीं है, रोशनी उसकी होती नहीं है। तो कह रहा है कि देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं है, कोई चांदनी रात नहीं है जो मुझे क्या करे, लाइट, प्रकाश दिखाए। इफ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी, यदि इस अंधेरे में मुझे कोई सांप काट ले, मुझे कोई सांप डस ले, यानी वो लड़की डर भी रही है ना, कि इतना अंधेरा है, और यदि कोई मुझे सांप डस ले, कोई मुझे सांप काट ले, और और
और इफ एन इविल स्पिरिट, यदि एक बुरी आत्मा कहने का मतलब चुड़ैल है ना, भूत पिशाच, तो कह रहा है और इफ एन इविल स्पिरिट, या यदि कोई एक बुरी आत्मा शुड स्माइट मी, मुझे मार डाले, यानी कि लड़की पूरी डर रही है, अंधेरा हो रहा है तो कह रही है कि ऐसा ना हो अंधेरा में मुझे सांप काट ले या कोई दुष्ट आत्मा कोई चुड़ैल मुझे मार डाले, राम रे राम आई शैल डाई, तब तो मैं मर ही जाऊंगी, है ना। यानी कि ये लड़की जो है वो घैला इसका भरा हुआ है। ये पूरे पैराग्राफ को हम समझाते हैं कि घैला जो है वो पानी से भरा हुआ है और इसको ढोकर सुनसान रास्ते में उसे लंबा जाना है और देर हो चुकी है। देर क्यों हुई? क्योंकि कोई नाविक गीत गा रहा था और उसको ये सुनने लगी थी और तेजी से रात का अंधेरा छा रहा था। अचानक इसको लगता है कि कोई सारस इसे पुकार रहा है, या हो सकता है उल्लू भी रो रहा होगा, और अंधेरी रात है, चांदनी रात भी नहीं है, और उसको डर है कि कहीं कोई सांप या बुरी आत्मा इसको काट और मार न डाले, तो ऐसा न हो कि ये मर जाए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं पैराग्राफ को। कह रही है माई ब्रोदर विल मरमर, मरमर का मतलब बड़बड़ाना, मेरा भाई बड़बड़ाएगा, मेरा भाई बड़बड़ाएगा। वाई डोंट सी लिंगर, क्यों इतनी देर हो गई तुम्हें? मेरा भाई क्या करेगा? मुझे बोलेगा, मुझे बड़बड़ाएगा कि वाई डोंट सी लिंगर, क्यों देर हो गई तुम्हें। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ इंतज़ार करेगी और रोएगी। मेरी माँ क्या करेगी? इंतज़ार कर रही होगी और रो भी रही होगी। मेरी माँ इंतज़ार करेगी और रोएगी। सेइंग, और कहेगी, ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, कि हे महान ईश्वर, हे महान गॉड्स, मेरे बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचा दे, है ना। माँ जब कोई भी बच्चा लेट हो जाता है तो माँ ये दुआ करती है कि ऊपर वाले से कि मेरे बच्चे को, या अल्लाह या गॉड या भगवान या ईश्वर जो भी है, कि मेरे बच्चे को क्या करे? घर पहुंचा दे अच्छे से, सुरक्षित से, है ना। द जमुनाज वाटर आर डीप, जो जमुना के पानी हैं वो बहुत ही गहरे हैं। यानी कि यमुना नदी के पास पानी भरने गई है बच्ची, और माँ ये सोचकर घबरा रही है, ये सोच रही होगी कि जो जमुना का पानी है वो बहुत ही गहरा है, यानी कि जमुना की गहराई बहुत है, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी बच्ची डूब गई उसमें। द जमुनाज वाटर रश बाई सो क्विकली, और जमुना के पानी जो है वो बहुत तेजी से बहती है, यानी कि जमुना की धारा जो है वो बहुत तेजी से बहती है। द शैडोज ऑफ इवनिंग गेदर सो थिकली, और जो शाम का अंधेरा है, शाम की परछाई है, वो मोटी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है, यानी कि अंधेरा घिर रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा है। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, ऐसा लगता है कि आसमान में चारों तरफ से काले पंछी घिर गए हों, ऐसा लगता है कि आसमान में चारों तरफ से काले पंछी घिर गए हों। ओ इफ द स्टोर्म ब्रेक्स, ऐसा ना हो कि आंधी आ जाए। कह रही है ओ इफ द स्टोर्म ब्रेक, यदि कोई आंधी आ गया तो व्हाट विल बेटाइड मी, तो या तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। यानी लड़की बोल रही कि ऐसा ना हो कि कोई आंधी आ जाए, और जब अगर आंधी आ जाएगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? मुसीबत हो जाएगी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग, जो थंडर होता है, बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग बिजली, तो कह रहे हैं कि बिजली से मुझे कौन बचाएगा? सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, यानी कि जब बिजली चमकेगी, बिजली कड़केगी, तो मैं कहाँ छुपूंगी? अनलेस, जब थाओ, ये जो थो देख रहे हैं ना, ये इस ओल्ड इंग्लिश है, इसका करंट में यू होता है, यानी कि आप। शॉक्योर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, अब ईश्वर से दुआ कर रही है कि आप मेरे फुट स्टेप्स को, मेरे कदम को, सॉक्योर का मतलब होता है मदद, तो कह रहे हैं कि मदद कीजिए, एंड गाइड, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपने घर अच्छे से पहुंच जाऊं इस अंधेरी रात में, और मुझे बचाइए। यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे कदम लड़खड़ाए ना, मैं अच्छे से घर पहुंच जाऊं, मेरी सुरक्षा करना। राम रे राम आई शैल डाई, मैं मर ही जाऊंगी। बहुत ही अच्छा पोएम था सरोजिनी नायडू जी का। इस सेकंड पैराग्राफ में वो लड़की कह रही है कि मेरा भाई बड़बड़ाएगा, मेरा भाई मुझे बोलेगा कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई,
मेरी माँ मेरी इंतज़ार करके रो रही होगी और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही होगी कि मेरे बच्चे को ए ईश्वर सेफ अच्छे से घर पहुंचा दो। और ये सोच कर माँ घबरा रही होगी कि जमुना का पानी बहुत गहरा है, बहुत तेज़ी से बहता है और शाम का अंधेरा भी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ से काले पंछी गिर गए हो। और फिर वो लड़की ये भी सोचकर घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो आंधी आ जाए तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी और बिजली अगर कड़कने लगी तो मैं कहाँ छुपूंगी। फिर वो भी ईश्वर से दुआ करती है कि हे ईश्वर, मेरे कदम को संभाल लेना, मुझे रास्ता दिखाना कि मैं अच्छे से घर पहुंच जाऊं, ऐसा ना हो कि कहीं मैं यहीं मर जाऊं। बहुत ही अच्छा कविता था। आप लोग इस कविता को एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कविता कैसी लगी। और आपको भी किसी कविता का हिंदी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उसका हिंदी करके आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।